अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ हाईलाइट कर दूँ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिसमें मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में, उसकी एप्लीकेशन और उसकी डेडलाइन के बारे में आपको मुकम्मल गाइड किया था, आज हम उसका सेकंड स्टेप रिसर्च प्रपोज़ल डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें रिसर्च प्रपोज़ल कितना इम्पोर्टेंट है और जितनी भी फॉरेन स्कॉलरशिप्स होती हैं उनके लिए रिसर्च प्रपोज़ल कितना ज़रूरी होता है। एक अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल ही आपकी एप्लीकेशन के इम्पैक्ट को बढ़ा सकता है और आपकी स्कॉलरशिप लगने के जो चांसेस होते हैं वो रिसर्च प्रपोज़ल की वजह से इनक्रीज़ हो सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च प्रपोज़ल किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि साइनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोज़ल में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो बिल्कुल ये डिफरेंट है, दोनों का पॉइंट डिफरेंट है, दोनों का सिनेरियो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जो साइनॉप्सिस है वो एक आउटलाइन होती है, लुक लाइक एक पेपर। जो आपने प्रोजेक्ट करना है उस प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन होती है कि आपने वो प्रोजेक्ट किस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक है। तो जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो एक प्लान होता है कि आपने प्लान एक किया है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी सिग्निफिकेंट क्या होगी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी, कि उसकी डेडलाइन क्या होगी, उसके अंदर मतलब भी कि आपने एक थीम देना है। ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। रिसर्च प्रपोजल किस तरह से लिखते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें टाइटल, इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंट, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, टाइमलाइन, कंक्लूजन, ये 5 से 6 स्टेप ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइटल। टाइटल में आपका ऑब्जेक्टिव बेस होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और इम्प्रेसिव होना चाहिए, जिसको देख के एक लगे कि इसके अंदर एक नई चीज़ डेवलप होने वाली है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम बहुत लंबा नहीं लिखना, बहुत बड़े साइज़ का नहीं लिखना, हमने छोटा सा लिखना है, स्मॉल, जो इफ़ेक्टिव चीज़ें उसके अंदर लिखी होंगी आपने इंट्रोडक्शन में। ठीक है। तो उसमें आपको 300-400 के अराउंड अबाउट आपने वर्ड्स लिखने हैं। तीसरा स्टेप आता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट और ऑब्जेक्टिव में कोई बिग डिफरेंस नहीं होता, दोनों ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करके मैंने लिखा है कि सिग्निफिकेंट में आपने लिखना है कि जो आप काम करने वाले हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी अथेंटिक रीज़न लिखनी है कि ये इसका इम्पैक्ट होगा, इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव होगा आप क्या काम करने वाले हैं। ठीक है। तो मतलब आपके 2-3 क्वेश्चंस होंगे कि मैं कोई मेडिसिन डेवलप करनी है, किसी ट्रीटमेंट करनी है, या इकॉनमी बेहतर करने के लिए कोई काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो काम की आपने रीज़न देनी है और उस काम को आपने आइडेंटिफाई करना है, वो चीज़ आपने मेंशन करनी है। तो मेथडोलॉजी आपने वो लिखनी है कि आप वो मेथड इस्तेमाल जो करना है, जो काम करना है, उसके लिए कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। आप मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे आप क्लिनिकल ट्रायल बेस कर रहे हैं, तो आप जो भी काम करना चाहेंगे वो किस तरह से करना चाहेंगे, उसका एक मेथडोलॉजी का हाईलाइट करना है कि हम इस मेथड के ज़रिए ये काम करना चाहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइमलाइन। एक प्रपोज़ल के अंदर टाइमलाइन कितना इम्पैक्ट होता है उसका, और वो कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि हम एक प्रपोज़ल तैयार कर रहे हैं तो हमने लिखना है कि ये हम 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे हम एक इन सिंपल वर्ड, हम किसी मकान का एक ठेका लेते हैं तो हम उसको, ठेकेदार जो होता है वो बताता है कि हम इस काम को 2 महीने में ख़त्म कर देंगे। किस तरह से करेंगे वो एक अलहदा प्लान करेगा, लेकिन वो एक लाइन दे देता है, डेडलाइन दे देता है कि मैं 3 महीने में ये काम कर दूंगा। इसी तरह टाइमलाइन जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सबसे लास्ट स्टेप आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में वही चीज़ मेंशन करें कि हमने जो काम करने वाले हैं उसको हमने थोड़ा सा शॉर्टली जो है ना वो डिस्कस कर देना है। तो इस वीडियो में मैंने हर वो चीज़ को डिस्कस किया है जिससे आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।